होमवर्क किया जमा? क्वेश्चन नंबर 7 और 8 था ना? मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए थी उसमें, क्योंकि हमने कल जो क्वेश्चंस किए थे उससे ये क्वेश्चंस और इजी थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे अपन, री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स। ये टॉपिक हम कल ही फोर फीचर के साथ खत्म कर चुके हैं, बराबर। तो री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स मतलब क्या है बेसिकली? तो री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर इज मियरली अ सेल ऑफ द शेयर एंड नॉट अलॉटमेंट। यहाँ पे कोई अलॉटमेंट नहीं हो रहा है, हम सीधा क्या कर रहे हैं, उसको सेल कर रहे हैं जो हमने शेयर्स फोरफिट किए थे। Such sale may be at a discount as well. However, the discount allowed should not exceed the amount forfeited, जो हमने कल डिस्कस किया था। ओके, तो रीइशू के रिलेटेड भी क्वेश्चंस हमने जो कल किए थे उसकी प्रैक्टिस अब अच्छी हो चुकी है। हमारा कंसेप्ट उसके रिलेटेड पूरी तरीके से क्लियर है, पक्का ना? नेट इफेक्ट निकालना है हमको। हाँ। पहले तो ये देखना है कि पार पे या प्रीमियम पे। पार पे तो उसका जो नेट इफेक्ट है उसको रिवर्स करो, प्रीमियम पे है तो चेक पॉइंट एक और बढ़ जाता है क्या कि प्रीमियम मिला है या नहीं मिला है। नहीं मिला है तो एज इट इज रिवर्स करो, मिला है तो आपको हाँ, ओके। तो अभी क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या बोलता है कि बी लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, पेएबल एट ₹3 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 5 per share including ₹2 as premium on allotment, and ₹4 per share on call. All these shares were subscribed. Money due on all shares was fully received except from X holding 1,000 shares who failed to pay allotment and call money, and Y holding 2,000 shares failed to pay the call money. ऑल दी शेयर्स, ऑल दोज 3,000, मतलब टोटल एक्स के 1,000 और वाई के 2,000, ऐसे टोटल 3,000 शेयर्स, ऑल दोज 3,000 शेयर्स वर forfeited. Out of forfeited shares, 2,500 shares, including whole of excess shares, were subsequently reissued to Z as fully paid up at a discount of ₹2 per share. As fully paid up मतलब 10 रुपए का शेयर, मतलब फुल्ली पेड है, मतलब 8 रुपए ही उससे लिए अपन ने, ठीक है, लेकिन उसको हमने फुल्ली पेड बोल दिया। मतलब शेयर कैपिटल में पूरे 10 क्रेडिट होंगे, ठीक है, लेकिन बैंक में सिर्फ 8 रुपए आएगा, 2 रुपए डिस्काउंट है उसमें। ओके, तो पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड, ऑल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड नोट्स टू अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो ये नवंबर 19 में 15 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया था, जर्नल एंट्रीज और नोट्स टू अकाउंट्स, बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट्स बनाना है अपने को। तो कंपनी में बैलेंस शीट की बात में करते हैं, पहले अपन सिर्फ जर्नल एंट्रीज पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो एक ये ना समरी बना लेते हैं अपन इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10, 5,000 शेयर्स के रिलेटेड क्वेश्चन था ये, बराबर। 10 का शेयर था ना, तो 10 + 2 = 12, इस तरीके से अपन ने इसको दिया हुआ है। इसके टोटल लेवल्स कितने हैं? 3 लेवल्स है। एप्लीकेशन पे कितना पैसा आ रहा? 3 रुपीज़। अलॉटमेंट पे कितना आ रहा? 5 रुपीज़। और फाइनल कॉल पे
4 रुपीज़। ठीक है, ये जो 5 है इसका 2 इसमें ब्रेकअप हो जाएगा, एक फेस वैल्यू है, एक प्रीमियम है। प्रीमियम कितने का है? 2 रुपये का है, तो फेस वैल्यू कितने की होगी? 3 रुपये की होगी। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। फिर जो मिस्टर एक्स है उसके पास कितने शेयर्स है? 1000, बराबर ना। मतलब अलॉटमेंट के लेवल पे हमको जो पैसे आए हैं, बराबर, वो 4000 शेयर्स के लिए ही हमको आए हैं। 1000 शेयर्स का पैसा 50,000 शेयर्स है। अच्छा 50,000 है कि मैंने यहाँ पे 5000 लिखा। ओके, 50,000 शेयर्स के रिलेटेड क्वेश्चन है। और हमको 49,000 शेयर्स का पैसा हमको अलॉटमेंट पे आया है, 1000 शेयर्स का पैसा नहीं आया, बराबर। फाइनल कॉल की बात करें तो फाइनल कॉल में हमको, और ये 1000 शेयर किसके थे? एक्स के थे। ये 1000 शेयर एक्स के थे। और फाइनल कॉल पे हमको 47,000 हाँ 1000 शेयर एक्स का और वाई का 2000, टोटल 3000, मतलब हमको 47,000 शेयर्स का पैसा आया है और 3000 शेयर्स का पैसा नहीं आया। ये 3000 में एक्स एंड वाई है, 1000 और 2000। ठीक है, इस तरीके की ये समरी है। क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता हमारा। क्वेश्चन में बोला गया है कि ये शेयर्स जो है वो फोरफीट हुए थे, वो फोरफीट हुए थे, बराबर। एक्स ने अलॉटमेंट का नहीं दिया पैसा, क्या तुरंत फोरफीट किया गया? नहीं, रुका, हम उसके लिए रुके, हमने उसको फाइनल कॉल के लिए भी कॉल किया, और उसने जब फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं दिया उसके बाद हमने उसके शेयर्स फोरफीट किए, बराबर। और वाई ने तो सिर्फ फाइनल कॉल नहीं दिया और हमने उसका भी फोरफीट कर दिया। बोलने की बात यह है कि अभी हम नेट इफेक्ट जब देखेंगे ना, तो एक्स का एक अलग से देखेंगे, वाई का एक अलग से देखेंगे, बराबर ना। हाँ या ना? हाँ। क्यों ऐसा हम करेंगे? क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम इंक्लूडेड है, एक्स ने वो नहीं दिया है और वाई ने वो दिया है, बराबर। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। अगर क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले, इसमें डिस्कस करने से पहले, क्वेश्चन में बोला जाता कि एक्स ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और तुरंत फोरफिट किया, तो फिर उस मतलब हमने कॉल सिर्फ अलॉटमेंट तक का ही किया उसका। समझ में आ रही है ये बात? एक्स ने 1000 शेयर मतलब अलॉटमेंट का भी नहीं दिया, फाइनल कॉल का भी नहीं दिया, फिर फोरफिट किया, मतलब हमने फाइनल कॉल तक कॉल किया था उसका। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि शेयर कैपिटल में जब अपन पैसा डालते हैं, अभी के इसमें हम पूरा 10 रुपया डालेंगे, लेकिन अगर अलॉटमेंट का पैसा ही नहीं दिया और फोरफिट किया तो फिर हम सिर्फ 3 रुपया और 3 रुपया, सिर्फ 6 रुपये कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। समझ में आ रही है बात? तो ये क्वेश्चन वैसा नहीं है, लेकिन अगर आगे आता है तो ये कंसेप्ट ध्यान में रखना, ठीक है। तो अगर नेट इफेक्ट देखें तो एक्स का नेट इफेक्ट पर शेयर देखते हैं अपन नेट इफेक्ट। हाँ, तो बैंक कॉल्स इन एरियर्स, इक्विटी शेयर कैपिटल और सिक्योरिटीज प्रीमियम आने वाला, बराबर। बैंक में कितना पैसा हमारे पास आया है? उसने सिर्फ 3 रुपीज़ दिया अपने को, बराबर ना। तो बैंक में आया 3 रुपीज़, कॉल्स इन एरियर्स में गया 5 + 4 9 रुपीज़, शेयर कैपिटल में गया पूरा 10 रुपीज़ और सिक्योरिटीज प्रीमियम में गया 2 रुपीज़, बराबर। ओके, क्या इसने प्रीमियम दिया है? नहीं दिया है, तो फिर एज इट इज रिवर्स होगा। हाँ, लेकिन लिखते समय अपन पहले इक्विटी शेयर कैपिटल लिखेंगे और फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखेंगे, ठीक है। डेबिट करेंगे ना अपन एंट्री में। हाँ, और वाई के केस में हमारे पास बैंक फिर से सिक्योरिटीज प्रीमियम वाला है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल और सिक्योरिटीज प्रीमियम आने वाला, बराबर। बैंक में कितना पैसा आया? तो 5 + 3 8 रुपीज़ आया, बराबर। कॉल्स इन एरियर्स में कितना गया? 4, कैपिटल में गया 10, सिक्योरिटीज प्रीमियम 2। क्या इसने सिक्योरिटीज प्रीमियम दिया है? हाँ, तो अपन ये यहाँ से ऐसे कट करेंगे, बैंक में से माइनस करेंगे, बैलेंस बचता 6 रुपीज़। कोई दिक्कत है? नहीं। और ये 2 इंडिविजुअल एंट्रीज करेंगे। मॉड्यूल में क्या है कि कंबाइन एंट्रीज किया हुआ है, लेकिन उसमें गड़बड़ हो सकती है,
तो अपन दो इंडिविजुअल नरेशन में लिख देंगे कि ये वाली एंट्री एक्स के फोर फीचर की है और दूसरी वाली एंट्री वाई के फोर फीचर की है। कोई दिक्कत है क्या? लेकिन मुझे एक बात बताओ, अभी यहाँ पे अगर मैं ऐसे ही टोटल ले लूँ, अगर सिंगल एंट्री पास करूँ तो मुझे ये x प्लस वाई करना होगा, है या ना? तो मतलब मेरे पास बैंक में यहाँ पे आएगा 9 रुपीज़, कॉल्स एंड एरियर्स में आएगा 13, यहाँ पे आएगा 20 और यहाँ पे आएगा 2, बराबर ना? ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे हमने शेयर फोर फीचर में कितना पैसा डाला है? समझ रही बात? तो जनरल एंट्री स्टार्ट करते हैं। इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड, journal entries, date particulars, left in debit rupees, credit rupees। डेट्स तो कुछ यहाँ पे दिए हुए नहीं है, तो हमारी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 50,000 इंटू 3, कितना आता है? 15 लाख। क्या? 1,50,000। 15 लाख से तो ऑब्वियस बोल रहा हूँ, तुम ये इसकी वजह से इतने सिली मिस्टेक्स करोगे ना एग्जाम में। उसके बाद सेकंड एंट्री हमारा आएगा ट्रांसफ़र का, वो होगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,50,000। ठीक है। फिर थर्ड अलॉटमेंट का एंट्री ड्यू करेंगे, वो होगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 260 आएगा ना, हाँ। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 50,000 इंटू 5, 2,50,000। शेयर कैपिटल फेस वैल्यू कितना था? 3 रुपीज़ था, तो 1,50,000 इक्विटी शेयर कैपिटल में क्रेडिट होगा और सिक्योरिटीज प्रीमियम में 1 लाख क्रेडिट होगा। 1 लाख, ये हिसाब हमने कैसे लगाया? तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में 50,000 इंटू 5 किया, इक्विटी शेयर कैपिटल में 50,000 इंटू 3 किया और सिक्योरिटीज प्रीमियम में 50,000 इंटू 2 किया। आपको ये पूरा हिसाब नरेशन में लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री पैसा आएगा, पैसा बैंक अकाउंट डेबिट, ये आएगा 49,000 शेयर्स का पैसा इंटू 5 टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, ये आएगा 1,000 इंटू 5 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, तो 49,000 इंटू 5, ये आया 2,45,000 बैंक में पैसा आया, कॉल्स इन एरियर्स में 5,000 और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पूरा 2,50,000। ठीक है। उसके बाद
फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे, ये एंट्री होगी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 50,000 इंटू कितना है 4 यानी 2 लाख रुपीज़ टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपीज़। इसमें पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट 47,000 इंटू 4 बराबर, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 3,000 इंटू 4 टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो 47,000 इंटू 4 आता है 1,88,000। कॉल्स इन एरियर्स में गया 12,000 और इक्विटी शेयर फाइनल कॉल को क्रेडिट कर दिया अपन ने 2 लाख रुपीज़। ठीक है, यहाँ तक की कहानी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो अपन अच्छे खासे प्रैक्टिस कर चुके हैं। 3 लेवल के 6 एंट्रीज बराबर। अभी आएगा हमारा 4 फीचर का एंट्री, लेकिन 4 फीचर का एंट्री मैंने जैसे बोला कि 4 फीचर एक्स का अलग से करेंगे, वाई का अलग से करेंगे। एक्स ने प्रीमियम नहीं दिया है, वाई ने प्रीमियम दिया है बराबर ना। तो प्रीमियम अगर नहीं दिया होगा तो एज इट इज अपन इसको क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। एज इट इज अपन इसको रिवर्स कर देंगे। तो मेरी 4 फीचर की एंट्री एक्स के रिलेटेड हो जाती है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये आएगा 1,000 इंटू पूरा 10 रुपीज 10,000। ओके, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट ये आएगा 1,000 इंटू 2, ये आया ही नहीं मुझे पैसा 2,000 रुपीज। ठीक है, टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट 1,000 इंटू 9,000 रुपीज और टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट 1,000 इंटू 3, उसने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया है तो वही हम रिफंड नहीं करेंगे, वही हमारा 4 फीचर का प्रॉफिट होगा बराबर। तो 1,000 इंटू 3 3,000। ठीक है, नरेशन में यहाँ पे तुम लिख देना प्रॉपर तरीके से कि एक्स के शेयर फॉरफिट किए हैं, सिक्योरिटी उसने सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा उससे आया नहीं था तो वो भी हमने उसकी वजह से रिवर्स कर दिया। उसके बाद वाई का जब अपन रिवर्स करेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसका भी फाइनल कॉल तक कॉल हुआ था तो 2,000 इंटू 10 यानी 20,000 रुपीज़। सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा क्या, नहीं। टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट 2,000 इंटू 4 यानी 8,000 रुपीज़ और टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट 2,000 इंटू 6 यानी 12,000 रुपीज़। 6 कैसे किया हमने, तो जो मिला है उसमें से सिक्योरिटीज प्रीमियम माइनस। ओके, और यहाँ पे नरेशन तुम्हारा उस हिसाब से चेंज हो जाएगा कि वाई के शेयर फॉरफिट किए हैं लेकिन इसने सिक्योरिटीज प्रीमियम का पेमेंट किया था, हमने वो रिवर्स नहीं किया है और उसके हिसाब से ये एंट्री है। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। री इशू किया है ना, हाँ, तो री इशू सारे शेयर्स या 2,500 शेयर्स, टोटल 2,500 शेयर्स री इशू किए। ओके, तो री इशू की एंट्री अभी होगी बैंक अकाउंट डेबिट, ये होगा 2,500 इंटू 2,500 इंटू 8, तो ये आएगा 20,000 रुपीज़। फिर शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट 2,500 इंटू 2 यानी 5,000 रुपीज़। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2,500 इंटू 10 25,000 रुपीज़। कोई दिक्कत है नहीं? क्या क्वेश्चन ख़त्म है अपना? क्या जर्नल एंट्रीज ख़त्म है अपनी? क्या बचा है?
ट्रांसफ़र करना है, लेकिन उसके लिए बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट 1। ठीक है, थोड़ी जगह छोड़ना, क्योंकि आपको बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट्स भी बनाना है। ठीक है ना, तो मतलब एक पेज छोड़ दो उसके लिए। और फिर मैं वर्किंग नोट में इधर नीचे ही कर रहा हूँ, मुझे ज़्यादा डाउन नहीं जाता था इसमें। तो वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर्ड टू व्हाट, कैपिटल रिजर्व। अभी यहाँ पे ना हम किस तरीके से फॉर्मेट बनाएंगे, पर्टिकुलर्स एक्स और वाई के कॉलम होंगे। एक्स में 2 होगा, एक होगा पर शेयर और कितना इशू किया है, और वाई के इसमें भी होगा पर शेयर और कितना री इशू किया है। तो एक्स, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो उन्होंने बोला 2500 शेयर्स री इशू किए, इंक्लूडिंग होल ऑफ एक्सेस शेयर, बराबर ना। तो अगर एक्स के 1000 शेयर्स फॉरफिट किए थे और हमने रीइशू भी कितने किए, तो पर शेयर और हाँ 1000 शेयर्स री इशू, और यहाँ पे वाई के 1500 शेयर्स री इशू। समझ में आ रही ना बात? तो सबसे पहले तो क्या करेंगे अपन, याद करो कल का घर पे क्वेश्चन किया था ना, घर पे सॉल्व किया था ना वापस कल के क्वेश्चन, पक्का ना? सारे क्वेश्चंस किए थे जितने भी किए, ओके। तो अभी अपन क्या स्टार्ट कहाँ से करेंगे? हाँ, क्या एप्लीकेशन? अरे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, यहाँ पे एप्लीकेशन फोरफीटेड अमाउंट हमने कल लिखा था, फोरफीचर प्रॉफिट, ठीक है, फोरफीटेड अमाउंट। एक्स के केस में पर शेयर कितना फोरफीट किया अपन ने, 3 रुपीज, क्योंकि उसने 3 ही रुपया दिया था, बराबर। तो 1000 शेयर्स के लिए कितना हो जाएगा, 3000 रुपीज। वाई के केस में पर शेयर कितना फोरफीट किया हमने, 6 रुपीज, 6 रुपीज। तो पर शेयर यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 1500 इंटू 6, 9000 रुपीज। समझ रहे हो? फिर इसमें से माइनस करेंगे क्या, री इशू लॉस। री इशू लॉस पर शेयर 2 रुपए का था, है ना? तो 1000 शेयर्स के पीछे 2000। यहाँ पे भी पर शेयर 2 रुपए का था, दोनों केस में पर शेयर 2 रुपए का था, तो 1500 शेयर्स के पीछे 3000, ठीक है। Therefore, transferred to capital reserve, X के केस में 1000 रुपीज ट्रांसफर होंगे, और Y के जो रीइशू किए उसके 6000 रुपीज ट्रांसफर हो। समझ में आ रहा है क्या? तो नीचे सिर्फ एक और लाइन लिख देंगे अपन, क्या, टोटल अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व इज इक्वल टू 1000 प्लस 6000, दैट इज इक्वल टू 7000। और अभी ट्रांसफ़र की एंट्री करेंगे हम, अभी ट्रांसफ़र की एंट्री करेंगे हम। क्या होगी ट्रांसफ़र की एंट्री,
शेयर forfeiture account debit working note 1 7,000 to capital reserve account 7,000। अभी हमारे जर्नल एंट्री समझ में आया? पक्का? क्वेश्चन ओवर हुआ है क्या? क्वेश्चन खत्म हुआ है क्या? नहीं, हमको बैलेंस शीट भी बनाने के लिए बोल दिया, तो अभी हम बनाएंगे बैलेंस शीट। यहाँ पे ना कंपनी के केस में बैलेंस शीट टी फॉर्मेट में नहीं होती। हमने आज तक जो बैलेंस शीट बनाई वो टी फॉर्मेट में बनाई, बराबर? लाइबिलिटीज एक साइड पे, एसेट एक साइड पे। यहाँ पे वैसा कंपनी के केस में नहीं होता है। कंपनी के केस में कंपनीज एक्ट ने बैलेंस शीट का फॉर्मेट प्रिस्क्राइब किया और उसी फॉर्मेट में हर कंपनी को बैलेंस शीट बनानी होती है, ठीक है? तो वो हमको फॉर्मेट के हिसाब से बनानी है और वो फॉर्मेट जो है वो वर्टिकल फॉर्मेट में है, ठीक है? पहले सारे लाइबिलिटीज आते हैं, फिर एसेट्स आते हैं, ठीक है? लेकिन उसकी जो फॉर्मेटिंग है, उसका जो स्ट्रक्चर है ना, वो थोड़ा अलग है, तो वो अपन पहले समझ लेते हैं। ध्यान दो, फिर नोट करना। क्योंकि बैलेंस शीट का फॉर्मेट में लिख देता हूँ, फिर नोट्स टू अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, तो वो अपन साथ में करेंगे। मैं पहले लिखता हूँ, फिर बैलेंस शीट आप बनाओ, फिर अपन नोट्स टू अकाउंट साथ में करेंगे। तो यहाँ पे बैलेंस शीट हमको मालूम नहीं है कब की, तो एज ऑन लिख के छोड़ देंगे, ठीक है? पर्टिकुलर्स नोट्स टू अकाउंट्स और रुपीस, ठीक है? सबसे पहले आता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड व्हाट? लायबिलिटीज। उसमें सबसे पहले आता है शेयर होल्डर्स फंड्स। क्या आता है? शेयर होल्डर्स फंड्स। फर्स्ट आता है शेयर होल्डर्स फंड्स। इसमें शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है? हमको पूरी बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं आने वाला, वो सिलेबस आपका इंटर का है, सीए इंटर का है, ठीक है? यहाँ पे फाउंडेशन में हमारा सिर्फ जितना रिलेटेड, जितने ट्रांजैक्शंस के रिलेटेड अपना ये है ना, जर्नल एंट्रीज है ना, बस वो बैलेंस शीट में कैसे दिखे, ठीक है? तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट इज इक्विटी एंड लायबिलिटीज, बी पार्ट इज एसेट्स, ओके? तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज का टोटल शुड टैली विद एसेट का टोटल, मतलब ए का टोटल शुड टैली विद बी का टोटल, ओके? लेकिन इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सबसे पहला आइटम आता है शेयर होल्डर्स फंड्स, और शेयर होल्डर फंड्स में पहला आइटम आता है शेयर कैपिटल, दूसरा आइटम आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसमें और भी है, हम पूरा डिस्कस कर रहे हैं क्या बैलेंस शीट? नहीं। शेयर कैपिटल की अमाउंट कितनी है ये नोट्स टू अकाउंट्स 1 में आएगा, और रिजर्व्स एंड सरप्लस में अमाउंट कितना है ये नोट्स टू अकाउंट्स 2 में आएगा, ओके? फिर हम यहाँ पे लेंगे टोटल, यहाँ पे लेंगे टोटल, इसको हम बोलेंगे टोटल ए। फिर बी पार्ट है हमारा एसेट्स। एसेट्स में करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स के हिसाब से अपन ये करेंगे, ठीक है? यहाँ पे एसेट में क्या आने वाला है पता है क्या? बैंक, पैसा आया है ना, हर एक एंट्री में देखो पैसा आया है अपने को, बराबर ना? तो ये होता है हमारा करंट एसेट, ये होता है हमारा क्या एसेट? करंट एसेट। एसेट में करंट एसेट्स। अभी एसेट की अगर बात करें ना, तो पहले हम नॉन करंट एसेट्स लिखते हैं और फिर करंट एसेट्स लिखते हैं। नॉन करंट एसेट्स में, फिर नॉन करंट एसेट्स में फिर फिक्स्ड एसेट्स, तुम्हारे टेंजिबल, इंटेंजिबल, बाकी के इन्वेस्टमेंट्स वगैरह, ये सब उसमें आ गए, ठीक है? और फिर करंट एसेट्स, फिर करंट एसेट्स में तुम्हारा ट्रेड रिसीवेबल्स और क्या रह सकता है, डेटर्स का, मतलब डेटर्स का अमाउंट, कैश का अमाउंट, ये सारी चीज़ें उसमें आएगी, स्टॉक की अमाउंट, ये सारी उसमें आएगी। तो करंट एसेट,
और हम हमारी आदत क्या थी, हम बैंक में कैसे लिखते थे, एसेट में कैश इन हैंड कैश एट बैंक कैसे लिखते थे। अगर मेरे पास कैश इन हैंड है मतलब बैंक में पैसा पड़े तो कैश एट बैंक लिखते थे, बराबर ना। अभी कंपनी के केस में तुम्हारे पास कैश कैसा भी हो, बैंक में हो या किधर भी हो, उसकी हेडिंग होती है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। फिर उसमें आता है कैश इन हैंड कैश एट बैंक वगैरह, लेकिन ये हमारा क्या है, ये पूरा का पूरा बैंक है। इसमें हम कोई नोट्स टू अकाउंट्स नहीं लिखेंगे, यहाँ पे जो टोटल आएगा वो इसी का टोटल होगा, समझ में आ रही बात। और फिर अपन यहाँ पे ये इसको टैली कर देंगे, इसको अपन लिखेंगे टोटल बी, समझ में आ रहा है। इसके अलावा मैं आपको इसको समझाना नहीं चाहता क्योंकि ये एक बहुत ही लेंदी फॉर्मेट है और हर एक चीज़ का है ना ये नोट्स टू अकाउंट्स बनता है और ये बनाने पड़ते। अभी शेयर कैपिटल में क्या क्या आएगा, तो नोट्स टू अकाउंट्स, अभी इसके बाद अपन नोट्स टू अकाउंट्स बनेंगे, उसमें पहला शेयर कैपिटल और ये प्रिस्क्राइब्ड है, वो नंबर्स भी चेंज नहीं होने चाहिए, ये कंपनीज एक्ट ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है। फिर उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या क्या चीज़ें आएंगी, वो सब उसमें आती है। उसकी जो टोटल होगी वो यहाँ पे आएगी, बैलेंस शीट में आएगी सीधा यहाँ पे, समझ रहे हैं पक्का? ओके, तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मेट फटाफट बनाना है। हो गया। तो इसमें जो जो भी अमाउंट्स आएंगे ये डिपेंड करते हैं हमारे नोट्स टू अकाउंट्स पे, बराबर ना। चलो अब नोट्स टू अकाउंट्स आप में बनेंगे, ये कुछ नहीं है, वर्किंग नोट का ही काम करता है। नोट्स टू अकाउंट्स, पर्टिकुलर्स, रुपीज, सबसे पहला क्या है, शेयर कैपिटल है ना। शेयर कैपिटल अंडरलाइन करेंगे। अभी शेयर कैपिटल दो तरीके के होते हैं, एक इक्विटी शेयर कैपिटल होता है, एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है। तो इक्विटी अलग से, प्रेफरेंस अलग से। अभी क्वेश्चन में हमारे पास प्रेफरेंस नहीं आता कभी, लेकिन मैं बोल रहा हूँ तो अभी अपने को इक्विटी शेयर कैपिटल में भी सबसे पहले क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो उसकी एक हेडिंग आ जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। इसमें सबसे पहले लिखेंगे हम इशूड कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, ठीक है, इशूड शेयर कैपिटल। मुझे बताओ कितने शेयर्स इशू किए थे, 50,000 शेयर्स। ब्रैकेट में लिखेंगे 50,000 शेयर्स एट ₹10 ईच, 50,000 शेयर्स एट ₹10 ईच, ठीक है, 5 लाख रुपीज। और इसके नीचे ना हम 2 लाइन ड्रॉ करते हैं। एक्चुअली ऑथोराइज के केस में होता है, लेकिन अपने पास ऑथोराइज वगैरह कुछ दिया नहीं है। ये 5 लाख रुपीज़ काउंट नहीं होंगे, ये सिर्फ वहाँ पे मेंशन करना होता है।
फिर इशूड शेयर कैपिटल के बाद हमारे पास आता है सब्सक्राइब्ड कॉमा कॉल्ड अप एंड पेड अप शेयर कैपिटल। क्या लिखा हमने? सब्सक्राइब कॉमा कॉल्ड अप एंड पेड अप शेयर कैपिटल। अभी मुझे एक बात बताओ, कितने इशू किए थे? 50,000। कितने सब्सक्राइब हुए? 50,000। कितने कॉल्ड अप हुए? 50,000। लेकिन अब भी फिलहाल पेड अप कितने हैं हमारे पास? 47,000 नहीं है। 50 उसमें से 3,000 फोरफिट किए, उसमें से 2,500 री इशू भी किए, बराबर ना? मतलब पेड अप जो है वो 49,500। मतलब अपने को पूरा हिसाब यहाँ पे क्या दिखाना? 49,500 शेयर्स का। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे 49,500 शेयर्स एट ₹10 ईच। कितना आएगा ये? हाँ, ये इनर कॉलम में लिखेंगे 4,95,000। इसमें प्लस करेंगे 500 शेयर्स, वो भी हिसाब, वो भी मेंशन करना है अपने को। वो फोरफिट किया हुआ है ना? हाँ, तो फोरफिटेड शेयर्स ब्रैकेट में 500 शेयर्स एट रुपीस। अभी मुझे बताओ, ये फोरफिटेड शेयर्स है, बराबर ना? इस पे जो पैसा मेरे पास आया था वो तो छोड़ दिया, मेरे को ये उस पे मैंने कितना प्रॉफिट कमाया, मतलब जो रिफंड नहीं किया मैंने, बराबर ना? उस पे दिखाने का है, ठीक है? तो 500 शेयर्स ये जो फोरफिट किए थे, इस पे मेरे पास मैंने कितना प्रॉफिट कमाया हुआ है, बताओ जल्दी। ये 500 किसके थे? वाई के। और हमने उस पे FFP फोरफिचर प्रॉफिट कितना कमाया हुआ है? 6 रुपीज़, बराबर ना? तो एट ₹6 ईच। तो ये आया कितना? 3,000। और आउटर कॉलम में गया 4,98,000। और यही हमारी टोटल आएगी 4,98,000। समझ में आ रही है बात? झेप रहा है क्या? हाँ, ये 4,98,000 हम बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल के आगे यहाँ पे लिख देंगे 4,98,000। कोई दिक्कत? उसके बाद हमको सेकंड भी बनाना है, नोट्स टू अकाउंट्स। उसकी हेडिंग क्या है? रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है? हमारे पास दो है रिजर्व्स एंड सरप्लस में आइटम। एक है सिक्योरिटीज प्रीमियम, एक है सिक्योरिटीज प्रीमियम, बराबर ना? और दूसरा है कैपिटल रिजर्व। अभी सिक्योरिटीज प्रीमियम में अमाउंट हमारे पास कितनी है? तो 50,000 शेयर्स इशू किए थे ₹2 पे प्रीमियम पे, बराबर ना? तो 1,00,000 रुपया प्रीमियम मेरे पास आना चाहिए था, लेकिन मिस्टर एक्स ने तो मुझे अलॉटमेंट का पैसा दिया ही नहीं। मतलब 1,000 शेयर्स का मेरे पास प्रीमियम का पैसा आया क्या? नहीं आया। मतलब मेरे पास प्रीमियम का पैसा कितने शेयर्स का आया? 49,000, बराबर ना? तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में मेरे पास जो अमाउंट है 49,000 शेयर्स एट ₹2 ईच। कितना होता है ये? 98,000 रुपीज़। और कैपिटल रिजर्व में तो हम अभी लेके गए हाँ, वो वर्किंग नोट 1 का रेफरेंस है, तो उसको 7,000। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस का टोटल आया मेरे पास 1,05,000। 1,05,000 समझ में आ रहा है? ओके, तो ये यहाँ पे रिजर्व्स एंड सरप्लस में हम लिख देंगे 1,05,000। हमारे पास टोटल आया 6,03,000
ये टोटल ए, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के आगे भी अपन लिख देंगे 6,03,000। अभी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको टैली कर दो। समझा क्या? पक्का कैसे प्रेजेंट होना चाहिए। अगर बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट्स भी बनाने के लिए क्वेश्चन आया ना, तो बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर समझ लो, नोट्स टू अकाउंट्स में एग्जैक्टली वैसा चाहिए, ऐसा नहीं थोड़ा बहुत ये हुआ तो भी चलता। आ रही बात समझ में? लेकिन बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर वैसा का वैसा है, कोई दिक्कत नहीं। पक्का ऑलमोस्ट 45 मिनट्स गए अपने ये क्वेश्चन में, 15 मार्क्स का था, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम अभी होनी चाहिए। नहीं ना? पक्का ना? अभी हम है ना लास्ट कंसेप्ट पे आते हैं जो हमारा बाकी है। हेडिंग दे दो, हेडिंग दे दो, उसी के रिलेटेड क्वेश्चंस अपने पेंडिंग है अभी। हेडिंग दे दो, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, ठीक है। मतलब मैंने 50,000 शेयर्स इशू किए हैं, 50,000 शेयर्स मेरे को इशू कर रहे हैं, और मुझे जो एप्लीकेशन आए हैं ना वो 1,20,000 शेयर्स के आए हैं। तो मेरा जो ये है ये क्या हो गया, सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया, बराबर ना। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, मुझे इशू कितने करने थे, 50,000, ठीक है, और मुझे एप्लीकेशंस कितने आए, 1,20,000, बराबर है ना। मतलब मेरे पास एक्स्ट्रा एप्लीकेशन कितने आए, 70,000। अभी ये एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का मुझे क्या करना है, तो मेरे पास ना 3 ऑप्शंस। एक तो जो एक्स्ट्रा आया है मेरे पास, मैं वो एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आए हैं, मैं उन एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर देता हूँ और उनका पैसा रिफंड कर देता हूँ। दूसरा ऑप्शन है मैं प्रो राटा अलॉटमेंट करता हूँ, प्रो राटा अलॉटमेंट करता हूँ। प्रो राटा अलॉटमेंट मतलब क्या, तो बोला गया कि आपको एक रेशियो दे दिया जाएगा कि उस रेशियो में आपको क्या करना है, शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। मतलब एक शेयर मिलेगा फॉर एवरी 5 सब्सक्राइब्ड, या तो फिर एक शेयर मिलेगा फॉर एवरी 7 सब्सक्राइब्ड। आ रही बात समझ? मतलब 7 आपने अगर मुझे 7 एप्लीकेशन दिए तो उस 7 एप्लीकेशन के बदले आपको सिर्फ एक ही शेयर मिलेगा। इस रेशियो में सब्सक्रिप्शन को अलॉट किया जाएगा। आ रही बात समझ में? मतलब हर किसी को कुछ ना कुछ तो शेयर मिलेगा, जितना अप्लाई किया है उतना नहीं मिलेगा। एक शेयर का भी पार्ट है। एक शेयर का पार्ट मतलब आधा शेयर नहीं, मतलब सपोज किसी ने ज़्यादा एप्लीकेशन दिए तो उसके नाम पे एक ही शेयर जाएगा ना, मतलब। हाँ, तो वो अभी क्वेश्चन में डेटा दिया जाएगा कि ये ओवर सब्सक्रिप्शन को अलॉटमेंट आपको किस तरीके से करना है, ठीक है। अगर उन्होंने प्रो राटा अलॉटमेंट बोला है तो फिर आपको उस हिसाब से डेटा भी दिया जाएगा कि आपको अलॉटमेंट किस तरीके से करना है। हरी बात समझ में? और तीसरा ऑप्शन मेरे पास ये होता है कि मैं दोनों को कंबाइन कर दूं, दोनों को क्या कर दूं, कंबाइन कर दूं। मतलब क्या, मैं कॉम्बिनेशन ऑफ अबाउट, मतलब मेरे पास टोटल एप्लीकेशंस कितने आए, 1,20,000, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि मैं 20,000 एप्लीकेशंस को रिजेक्ट करूंगा, तो मेरे पास बचते कितने अभी, 1,00,000 एप्लीकेशन। और मैं बोलता हूँ कि मैं अभी इस 1,00,000 एप्लीकेशन को सब्सक्रिप्शन 1:2 के रेशियो, समझ में आ गई बात? पक्का इस तरीके से है। अभी ये कंसेप्ट है, हमको इसको ये देखना है कि इसके क्वेश्चंस हम कैसे करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। इट डिपेंड्स अपॉन द डेटा गिवन इन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में बोला है कि पूरे के पूरे रिजेक्ट हो जाए तो रिजेक्ट कर दो, रिफंड कर दो। क्वेश्चन में बोला कि इन्हें प्रो राटा अलॉटमेंट करना है, तो अभी ऑब्वियस ही बात है कि जिसने मुझे 1,00,000 एप्लीकेशन आए हैं तो 1,00,000 एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन का पैसा भी तो आया है। मतलब मेरे पास एप्लीकेशन में पैसा एक्स्ट्रा आया, जितने की ज़रूरत है उससे ज़्यादा आया है। तो अभी वो जो एक्स्ट्रा पैसा है वो मैं अलॉटमेंट के लेवल पे यूज़ करूँगा।
मैं उसको एडजस्ट करूंगा अलॉटमेंट के लेवल पे। मैं ये नहीं बोलूंगा कि अरे ये एक्स्ट्रा है, ये रिफंड आप ले लो और मैं अलॉटमेंट का कॉल करूंगा मुझे वापस देना। आप बोलोगे आपने एक्स्ट्रा दिया है ना, मैंने आपको शेयर्स दिए है ना, मतलब अलॉटमेंट का पैसा आप आने वाला है ना, ये पैसा मैं मेरे पास रख रहा हूँ आपका। जब अलॉटमेंट में करूंगा, अलॉटमेंट का कॉल करूंगा, उस टाइम पे आपका जो मेरे पास पैसा पड़ा है मैं वो एडजस्ट करूंगा पहले, ठीक है। और कुछ अगर मान लो और आना है तो फिर बाकी का बैलेंस मुझे दे दो। या तो अगर मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा है, अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने के बाद भी एक्स्ट्रा पड़ा है, तो वो मैं आपको रिफंड कर दूंगा। सारी बात समझ में पक्का? तो ये पूरा कंसेप्ट है, कंसेप्ट समझ में आ गया? डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक लगाने वाला है। तो क्वेश्चन ले लो, एक एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे कल हमने किया था फोरफीचर और रीइशू के रिलेटेड, पहले अपन एक सिंपल एग्जांपल से समझ लिया। आज डायरेक्ट आज का क्वेश्चन ले लेता मैं रीइशू का, तो हैवी हो जाता था। क्वेश्चन नंबर 10 अगर मैं कल ले लेता विदाउट एग्जांपल्स, हाँ जो हमने कल एग्जांपल किए वो बिना उसके डायरेक्ट ये लेता तो हैवी हो जाता था, तो उसके वजह से वो क्वेश्चन ज़रूरी थे। एग्जांपल ले लो इसमें, A Limited A Limited issued shares of face value. A Limited issued shares of face value rupees 100 each at a premium of rupees 20. At a premium of rupees 20. एप्लीकेशन पे 40, अलॉटमेंट पे 50 इंक्लूड्स प्रीमियम, एंड फाइनल कॉल पे 30। नंबर ऑफ शेयर्स इशूड were 20,000 and number of applications received were 60,000. What 60,000? Pro rata allotment was done in the ratio of 1:3. Pro rata allotment was done in the ratio of 1:3. Excess application money, if any, excess application money, if any, should be adjusted for allotment, should be adjusted for allotment. Full stop. If any surplus is left, if any surplus is left, it should be refunded. It should be refunded. कोई दिक्कत नहीं, वर्किंग करता हूँ मैं यहाँ पे, तुम भी मेरे साथ करो ये। फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम इज इक्वल टू इशू प्राइस, 100 प्लस 20 इज इक्वल टू 120। ये जो 120 है ये 3 लेवल पे मंगाए हैं, एप्लीकेशन पे 40, थोड़ी जगह छोड़ना, और फिर अलॉटमेंट पे 50 और फाइनल कॉल पे 30। ये जो 50 है इसको दो पार्ट में तोड़ा गया, फेस वैल्यू एंड प्रीमियम। प्रीमियम 20 है तो फेस वैल्यू मेरा क्या हो गया यहाँ पे 30, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ डेटा इस तरीके से है कि आपको जो एप्लीकेशन पे पैसा आया है वो एक्स्ट्रा आया ना, तो एप्लीकेशन के लेवल पे ना हम यहाँ पे हिसाब लिखेंगे
टोटल मनी रिसीव्ड, टोटल मनी रिसीव ब्रैकेट में 60,000 इंटू 40, 60,000 इंटू 40, 24 लाख रुपीज, 24 लाख रुपीज बराबर, माइनस हमने शेयर्स को कितना इशू करना है, 20,000 बराबर ना, मतलब एप्लीकेशन मनी इसमें सिर्फ 20,000 का होगा, आया ना, तो माइनस एप्लीकेशन मनी, ये 20,000 इंटू 40, 8 लाख रुपीज बराबर। देयरफॉर बैलेंस मेरे पास कितना बचा, 16 लाख रुपीज, ठीक है, माइनस करेंगे एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट, एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट, समझ में आ रहा है ना, कितना अलॉटमेंट पे कितना शेयर्स का एडजस्ट करेंगे अपन, 20,000, तो 20,000 इंटू, मुझे बोलो कितना अलॉटमेंट पे पैसा आना है अपने को पर शेयर, 50 रुपीज बराबर ना, तो इंटू 50 यानी 10 लाख रुपीज, ठीक है, बैलेंस बचा 6 लाख रुपीज, देयरफॉर रीफंड, ये हम रीफंड करेंगे, समझा क्या, लॉजिक समझा, हिसाब समझा, मतलब अभी इसके जो जर्नल एंट्रीज होने वाले हैं इस पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, यहाँ पे हर लेवल के 2 एंट्रीज जो में हमारा जो लॉजिक बिल्टअप है, ऐसे क्वेश्चन में वो थोड़ा चेंज हो जाता, वो हर लेवल पे अभी 2 एंट्रीज नहीं होंगे, क्या चेंज होता है ये अपन जर्नल एंट्रीज के साथ समझते हैं। ओके, तो जर्नल एंट्रीज डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट रुपीस और क्रेडिट रुपीस। पहली एंट्री एप्लीकेशन के लेवल की, हमारे पास पैसा आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बराबर, और एप्लीकेशन पे कितना पैसा आया, हाँ हमने वो हिसाब किया हुआ है, 24 लाख रुपीस, 24 लाख रुपीस, ठीक है। फिर सेकेंड एंट्री, अभी हम अलॉटमेंट करने के बाद क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। अभी बात समझो, अभी इस एंट्री पे फोकस रखना, मुझे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्लोज करना है, ठीक है। मैं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कर दूंगा 24 लाख रुपीस से, ठीक है। उसमें से शेयर कैपिटल में, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में जाएगा 20,000 इंटू 40 के हिसाब से 8 लाख रुपीस। जो अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया है वो इधर ही लिख दूंगा मैं, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 10 लाख रुपीस, और जो रिफंड करने वाला हूं वो मैं तुरंत रिफंड कर दूंगा टू बैंक अकाउंट 6 लाख रुपीस। समझ में आया क्या? और नरेशन में भी तुम ये स्पेसिफिकली लिखोगे कि 60,000 एप्लीकेशन का पैसा
हमने कैपिटल में ट्रांसफ़र किया 20,000 एप्लीकेशन का पैसा एट ₹40, हमने अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र किया 20,000 का पैसा एट ₹50 और हमने रिफंड कर दिया कितना, जो बचा हुआ वो हमने बैलेंस रिफंड कर दिया। ओके, तो ये हो गया एप्लीकेशन के लेवल का एंट्री। अभी तीसरा लेवल कौन सा है, अलॉटमेंट। ड्यू एंट्री में कोई चेंज नहीं होगा। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये होगा 20,000 इंटू 50 के हिसाब से 10 लाख रुपीज। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 इंटू 30 के हिसाब से 6 लाख रुपीज। और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 20,000 के हिसाब से 20 रुपीज़ 4 लाख। 20,000 शेयर्स का 20 रुपीज़ के हिसाब से 4 लाख। ठीक है, अभी लेवल 2 हमारा क्या है, अलॉटमेंट। इसका रिसीट का एंट्री क्या होगा, नहीं होगा, ऑलरेडी आया हुआ है। और हमने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को 10 लाख रुपए से क्रेडिट किया था, अभी डेबिट किया, अकाउंट क्लोज हो गया है, तो यहाँ पे रिसीट की एंट्री होगी नहीं। तुमको फर्क समझ में आ गया क्या? हाँ, ओके। तो अभी फाइनल कॉल, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, उसको ड्यू कर दो, रिसीट कर दो, उसको ड्यू करके रिसीट कर दो। तो ये ओवर समझ में आ गया। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन था, समझ में आ रहा है क्या? हमने रिफंड भी कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे अभी। प्रोराटा अलॉटमेंट था ना, 1:3 के रेशियो में, तो प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ है ना। हमने रिजेक्ट कोई नहीं किया, ये कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन नहीं था। हमने रिजेक्ट कोई शेयर होल्डर को नहीं किया, खाली जितना अप्लाई किया था उससे कम मिला। नहीं, जो 60,000 एप्लीकेशंस आए थे ना, हमने हमने उसको 1:3 में, हमने किसी को हमने बोला कि रिजेक्ट कर रहे हैं अपन, नहीं। हाँ, खाली इतना होगा कि आपने अगर 10 शेयर अप्लाई किए, 3 शेयर अप्लाई किए, तो आपको उसकी जगह पे 1 ही। समझ में आया? एक्चुअली ना अभी ऐसा नहीं होता। मतलब अभी कैसे होता है पता है क्या, ये पहले होता था प्रोराटा अलॉटमेंट। अभी तो तुम्हारा डीमैट अकाउंट है वो पैन से लिंक्ड होता है, और हम आईपीओ के लिए जब अपन अप्लाई करते हैं, अभी जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल नहीं फर्स्ट कम फर्स्ट नहीं, लकी ड्रॉ सिस्टम चलता है पूरा का पूरा। मतलब अगर आपने सुना होगा तो किसी को आईपीओ मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, बराबर है। तो ये पूरा का पूरा एआई डेवलप्ड है उसके लिए, और उसके हिसाब से मतलब वो पूरा कंप्यूटराइज्ड ही होता है, और वो लकी ड्रॉ सिस्टम होता है। फिर जिसको मिला जिसको, अभी इतने मतलब इतने एप्लीकेशंस आते हैं, कंपनी हर ये मैन्युअली काम नहीं कर सकती है, तो उसके लिए एक सिस्टम जनरेट किया हुआ है, सिस्टम डेवलप किया हुआ है। वो सिस्टम के हिसाब से जिसको मिला, जिसको नहीं मिला। इट इज़ कम्प्लीटली ऑन बेस्ड ऑन एआई। ठीक है, मतलब वो अपन बोलते हैं ना ऑटोमेटेड इंटेलिजेंस, उसके ऊपर है पूरा। अभी जैसे फॉर एग्जांपल LIC का IPO आया था, अभी किसी ने 10-11 IPO का लॉट परचेज किया, तो उसको 3 या 4 ही मिला।
और किसी ने एक आईपीओ के लिए अप्लाई किया तो उसको मिल गया। समझ में आ रही है बात? हाँ, तो इस तरीके से होता है। लेकिन हाँ, अगर ऐसा है तो हमको एंट्रीज कैसे करनी चाहिए, हमको ये समझ में आना चाहिए, है ना। बेस अभी तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से चेंज हुआ है, लेकिन बेस क्या है शेयर्स के इशू का? ये क्या प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होता ना, प्रैक्टिकल लाइफ में ये अकाउंट्स तो बनते नहीं होंगे। नहीं, अकाउंट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट बनता है, शेयर कैपिटल अकाउंट बनता है, एंट्रीज ऐसे पास नहीं होते। अभी नेट इफेक्ट हो जाता पूरा, क्योंकि टोटल एक साथ ही लिया जाता है, बराबर ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जब फोरफिट करते हैं तो नेट, मैं क्या बोलता हूँ, नेट इफेक्ट निकला। नेट इफेक्ट में हो क्या रहा है, वही हो रहा है जो एक साथ पैसा आया है अपने को, आया ना। लेकिन ये पूरे कंसेप्ट है ना, डेवलप हमारा माइंड इस तरीके से होता है कि फोर फीचर के केस में क्या करेंगे, री इशू के केस में क्या करेंगे, फोरफिट अगर इतना पैसा कॉल किया है तो कितना बैंक में जाएगा, कितना फोर फीचर प्रॉफिट हमारा होगा। ये हम पूरा टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते ना, तो अपना दिमाग चलाएंगे कैसे? तो ये अपने दिमाग को शार्प करने के लिए और कुछ नहीं, हमारे कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए और कुछ नहीं। तो चाहते तो इंस्टीट्यूट ये सिलेबस से ही हटा देते पूरा का पूरा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अपन शार्प हो रहे हैं। मोस्टली हो गया है टैलेंट। हाँ, तो वही ना, तो यहाँ पे अपन शार्प हो रहे हैं, हमारा दिमाग ट्रेन हो रहा है, ब्रेन ट्रेन हो रहा है, बराबर ना। तो उसी के लिए है ये। तो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं अभी। ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। तुम कल जाने वाले हो क्या? नहीं, तो फिर मंडे को, कल ले सकते हैं क्या? कल एक्चुअली ट्राई करता हूँ, मुझे एक फंक्शन पे जाना है। मैं अगर जल्दी गया तो नहीं ले पाऊँगा, अगर नहीं जल्दी जाता तो फिर ले ट्राई करता हूँ, मतलब मंडे को हो यहाँ पे। Mr. Shami has applied for 1000 shares of company XYZ Limited, paying application money at rupees 2 per share, but has been allotted only 600 shares. अभी देखो यहाँ पे, मतलब ऑब्वियसली ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ रहेगा, इसकी वजह से इसने 1000 अप्लाई करने के बावजूद इसको कितने दिए? 600 शेयर्स दिए। The shares have a face value of ₹10 and a premium of ₹2 per share, which are payable as on allotment ₹5 including premium and on final call ₹5। तो ये 10 का ही हिसाब हो गया, ₹2 एप्लीकेशन पे। Now in case Mr. Shami doesn't pay allotment money and final call and his shares are forfeited, what journal entry will be passed on forfeiture? आपको सिर्फ फोरफीचर की एंट्री पूछ रहे, क्या होगा सिचुएशन क्या है। 1000 शेयर अप्लाई किए थे, ₹2 एप्लीकेशन का मनी दिया था, उसको 600 शेयर्स अलॉट हुए। अगर उसमें ₹5 अलॉटमेंट का है, ₹5 का फाइनल कॉल का है, शेयर प्रीमियम पे था, अलॉटमेंट में इंक्लूडेड था वो प्रीमियम, ठीक है। वो क्वेश्चन बोल रहे हैं कि अगर शामी ने अलॉटमेंट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया और उसके शेयर्स फोरफिट हो गए, तो फोरफीचर की एंट्री क्या पास करो? ठीक है ना, कोई दिक्कत है नहीं। इसमें हमको पहले वर्किंग करनी है, क्योंकि वर्किंग से ही समझ में आएगा सिचुएशन। फेस वैल्यू साथ में करो, क्वेश्चन नंबर 9। फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम इज इक्वल टू इशू प्राइस, 10 + 2 इज इक्वल टू 12। 12 को 3 पार्ट में तोड़ा, एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 5 और फाइनल कॉल पे 5। अलॉटमेंट 2 हिस्सों में बटेगा, प्रीमियम 2, फेस वैल्यू 3, ठीक है। एप्लीकेशन पे हम यहाँ पे इसमें लिखेंगे टोटल मनी रिसीव्ड, $1000 × 2 यानी 2000, ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे
एप्लीकेशन मनी कितने अलॉट हुए उसको 600 इंटू 2 यानी 1200। अभी बैलेंस यहाँ पे देखो कितना बचा मेरे पास 800 रुपया। क्या करने का बोला है क्या? नहीं, रिफंड जब तक नहीं बोलते तब तक नहीं करते। हाँ तो हम ये यहाँ से मतलब इसको therefore adjusted towards allotment, adjusted towards allotment, adjusted towards allotment। अभी क्या बोल रहा हूँ बहुत अच्छे से समझो। उसने बोला कि उसने एप्लीकेशन का पैसा दिया, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है, इसकी वजह से इसके शेयर्स फोरफीट हो गए। और हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम एडजस्टमेंट के अगेंस्ट अलॉट कर रहे, सॉरी अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट कर रहे 800 रुपीज बराबर। अभी 800 रुपया अलॉटमेंट के लेवल पे एडजस्ट तो कर रहे, लेकिन अलॉटमेंट के लेवल पे प्रीमियम भी है 2 रुपए का। मुझे एक बात बोलो, अगर उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है तो प्रीमियम का पैसा आया है या नहीं आया है? मतलब ये जो 800 रुपया एडजस्ट होगा ये पूरा का पूरा फेस वैल्यू के अगेंस्ट, ये पूरा का पूरा किसके अगेंस्ट होगा? फेस वैल्यू के अगेंस्ट। बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं इसका नेट इफेक्ट निकालूं तो बैंक में मेरे पास पैसा आया है, नहीं बैंक में मेरे पास टोटल पैसा आया है 2000 रुपीज, ठीक है। कॉल्स इन एरियर्स, इक्विटी शेयर कैपिटल और सिक्योरिटीज प्रीमियम की अगर मैं बात करूं अभी, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम उसको शेयर्स कितने अलॉट किए थे? 600 बराबर है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में 600 इंटू 2 यानी 1200 रुपीज आएगा। हाँ, इक्विटी शेयर कैपिटल में पूरे के पूरे 2000 रुपए आएंगे। कैसे बोलो? कैसे बोलो? उतना ही पे किया। ये देखो एप्लीकेशन पे जो आया ये फेस वैल्यू है बराबर। तो ये फेस वैल्यू मतलब एप्लीकेशन मनी कितने का था? 1200 रुपीज का। तो 1200 शेयर कैपिटल में गया। और ये 800 रुपए हमने बोला कि हम ये फेस वैल्यू के अगेंस्ट एडजस्ट करने वाले, तो 2000 रुपीज। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो कॉल्स इन एरियर्स कितना हुआ मेरा? 1200 रुपीज का। अगर हिसाब लगाए तो अलॉटमेंट का टोटल पैसा बनता कितना है? 600 इंटू 5 3000। और फाइनल कॉल का 600 इंटू 5 3000। एक सेकंड, सॉरी 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 सॉरी, गलत कर दिया हमने। इक्विटी शेयर कैपिटल में पूरा जाएगा, यहाँ तक कॉल किया हुआ है। तो 10 रुपीज मतलब 600 इंटू 10 6000 रुपीज। सॉरी यहाँ पे गलत हो गया। तो यहाँ पे हमारा 4 6 7 5000। ये कॉल्स इन एरियर्स में 5200 कैसे आया? तो टोटल कॉल्स इन एरियर 6000 है। टोटल कॉल्स इन एरियर्स 6000 है, लेकिन हमने 800 रुपए एडजस्ट कर दिए हैं, तो 5200 मेरा क्या आने वाला है? कॉल्स इन एरियर्स बराबर आया ना? हाँ। अभी सिक्योरिटीज प्रीमियम में 1200 रुपीज क्या मुझे मिले हैं? तो मेरी फोरफीचर की एंट्री एग्जैक्ट इसकी रिवर्स हो जाएगी। आया ना? तो एंट्री क्या होगी? सिक्योरिटीज इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 6000, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 1200, टू कॉल्स इन एरियर्स 5200, टू शेयर फोरफीचर 2000। समझा? पक्का? ये 800 रुपए का हिसाब समझाने के लिए वो क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ है। तो वर्किंग किया पक्का? वो 800 रुपए ऐसे एरो करके बता दो कि अपन अलॉटमेंट के फेस वैल्यू पे एडजस्ट कर रहे हैं उसको। और फोरफीचर की एंट्री कर दो।
ओके क्लियर है। इशू ऑफ शेयर्स का एक क्वेश्चन बचता है खाली, वो अपना 1 घंटा लेने वाला है, 45 मिनट्स टू 1 घंटा लेने वाला। मैंने उसको लास्ट में इसीलिए रखा है, एक तो ओवर सब्सक्रिप्शन का टॉपिक अपन लास्ट में ही पढ़ते हैं, मैं मतलब क्लास में जब भी पढ़ाता हूँ तो ओवर सब्सक्रिप्शन इज द लास्ट टॉपिक ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। उसमें कुछ क्वेश्चंस जो नॉर्मल है और ये जो है ये कैटेगरी वाला क्वेश्चन ये एग्जाम में आया हुआ है, और ये देखो मेरे क्लास के नोट्स में भी ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये इतना बड़ा एक क्वेश्चन है। इसके एंट्रीज जो होते हैं नॉर्मली वो यहाँ तक एंट्री जाते हैं, यहाँ तक इतने एंट्रीज होते हैं, लेकिन मैं ये क्वेश्चन नहीं लूँगा, मैं सीधा वही क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन उसको सॉल्व कैसे करते हैं वो लॉजिक पहले बिल्डअप करेंगे और फिर मतलब डिस्कशन में काफ़ी टाइम जाएगा क्योंकि वो समझना है अपने को, है ना। एक बार समझ गया फिर सोल्यूशन बहुत इजी हो जाएगा, लेकिन डिस्कशन में टाइम जाएगा, इसकी वजह से 45 मिनट्स तो मिनिमम मेरा ऐसा मानना है कि लगेंगे। तो अगर कल होता है तो मैं वैसे मैसेज करूँगा, नहीं तो फिर मंडे के दिन ही होगा। और डिबेंचर्स का जो है यूनिट 2 जो अपना है बड़ा है, लेकिन अगर अपना इशू ऑफ शेयर्स हुआ होगा ना तो ये बहुत इजी है। कुछ अलग कंसेप्ट अगर पढ़ने हैं तो वो बाद में देखेंगे, हम सिर्फ फोकस इशू ऑफ शेयर्स पे करेंगे, ठीक है। मतलब आपको क्या होगा, ये अभी जो टेस्ट सीरीज होगा उसमें आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करते आएगा बाकी क्वेश्चन के साथ।